स्टूडेंट्स, देखो लास्ट टाइम हमने एलएलपी वाले पोर्शन की रिवीजन क्लास कहते हैं इसमें की थी। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इन रिवीजन क्लासेस से जुड़ रहे हो तो इससे पहले मैं 3 रिवीजन क्लासेस और करवा चुका हूं। सबसे फर्स्ट कंपनी वाली आई है, देन पार्टनरशिप, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा एलएलपी, क्योंकि वो इन दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है। फिर एलएलपी करवाइए। तो एलएलपी जिसको पूरा कोर्स कवर करना है वो करो, उसे देखनी चाहिए क्लास। और जिसको लगता है कि मेरे कहते हैं इसमें इतना सारा कोर्स बस का नहीं है, वो एलएलपी वाला पोर्शन छोड़ दो। बस आपके बाकी सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, पर अटेंड आप पूरा 60 मार्क्स का ही करोगे। अब नेक्स्ट अपना जो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी पार्टनरशिप की तरह 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स। तो ये भी अच्छी खासी वेटेज रखता है। और इसमें खासियत क्या है, ये कंपलसरी क्वेश्चन में होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ये जरूर कहते हैं इसमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में देखो क्या ध्यान रखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहला क्या ध्यान रखनी है, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो क्या कहती है। सबसे पहला ये डेफिनेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं इसमें बना देगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सबसे पहला किसका हो रहा है, गुड्स का। ये आपका फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम क्या सेल करेंगे, गुड्स। सेकंड, जहां पर सेलर किसको, बायर को, ये क्या हो गई, टू पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए। प्राइस के बदले में ये हो गई थर्ड, क्या कर रहा है, ट्रांसफर, इस फॉर्मेट को बोलते हैं सेल, या एग्रीज टू ट्रांसफर, इस फॉर्मेट को बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है ओनरशिप। तो वो फॉर्मेट क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेलर ने बायर को प्राइस के बदले में गुड्स की ओनरशिप अगर हैंड टू हैंड पास ऑन कर दी, ट्रांसफर कर दी, वो फॉर्मेट है सेल। और फ्यूचर में किसी डेट पर या कुछ कंडीशंस के फुलफिल होने पर पास ऑन करेगा तो उस फॉर्मेट को बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब ये वापस आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका कॉम्बिनेशन है, सेल प्लस एग्रीमेंट टू सेल का। नेक्स्ट, सेल, जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्मेट में प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स सेलर टू बायर हैंड टू हैंड पास ऑन हो रही है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो है सेल। और जिसमें ओनरशिप कब पास ऑन होगी, या तो फ्यूचर टाइम में या कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसमें सेल भी आ रहा है एंड एग्रीमेंट टू सेल भी आ रहा है। सेल इमीडिएटली ओनरशिप सेलर से बायर को पास ऑन करता है, और एग्रीमेंट टू सेल में वो ओनरशिप फ्यूचर डेट के ऊपर क्या होती है, पास ऑन होती है। ठीक है, अब व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप का पास ऑन हुई या तो फ्यूचर डेट पर या कंडीशंस फुलफिल होने पर। तो जब वो फ्यूचर डेट आ जाएगी या वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में। एसेंशियल एलिमेंट्स कितनी पार्टीज, टू, सेलर बायर। सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होगा, गुड्स। गुड्स की हम अभी डेफिनेशन देखेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। फिर प्राइस, मॉनेटरी कंसिडरेशन, गुड्स के बदले में गुड्स आया, आप लोग जानते हो उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। गुड्स के बदले में क्या आना चाहिए, मनी। हाँ ये ठीक है, गुड्स के बदले में थोड़ा मनी थोड़ा गुड्स आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन एक्सचेंज देखते हैं, पुराना गुड्स एक्सचेंज करवाते हैं, पुराना गुड्स देते हैं और थोड़ा नई पेमेंट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर पास ऑन होनी मैंडेटरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल। एब्सोल्यूट है तो वो फॉर्मेट होता है सेल, और कंडीशनल होता है एग्रीमेंट टू सेल। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में देखो वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट।
तो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है सबके सब किस में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वही टू पार्टीज, उनकी फ्री कंसेंट, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, पॉसिबल टू परफॉर्म, सब कुछ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे बेसिक थिंग क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो अपन नेक्स्ट टाइम जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस लेंगे उसमें देखेंगे, तो अभी अपन सेल कर रहे हैं। तो अब सेलर ऑफर कर सकता है बायर को गुड्स सेल करने का, उल्टा कर दो, बायर ऑफर कर सकता है सेलर को गुड्स परचेज करने का। तो सबसे पहला ऑफर टू बाय और सेल, फिर ऑफर आया तो वो ऑफर एक्सेप्ट भी होगा, फिर सेलर क्या देगा बायर को, गुड्स, बायर क्या देगा सेलर को, प्राइस। गुड्स इमीडिएट डिलीवर किए जा सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं, प्राइस इमीडिएट दी जा सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी दी जा सकती है, फ्यूचर में भी दी जा सकती है। ये तो रिपीटेशन है। बायर जिसने गुड्स बाय किया मतलब सेल, एग्रीज टू बाय किया मतलब एग्रीमेंट टू सेल, सेलर जिसने गुड्स सेल किया मतलब सेल, एग्रीज टू सेल मतलब एग्रीमेंट टू सेल। गुड्स कोई भी क्या होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम आगे देखो आ ही गया, जिसको हम कोर्ट ऑफ रूल्स लॉ के रूल से क्या कर सकते हैं, एनफोर्स, मतलब ऐसा क्लेम जिसके ऊपर कोर्ट में क्या लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, लाइक डेप्ट। If debtor fails to pay, then what is the right available to creditor? Creditor may file a suit against debtor. So right of creditor to file a suit against debtor is known as actionable claim. It may be assigned to advocate, but it cannot be sold. इसलिए actionable claim क्या नहीं होता, गुड्स नहीं। मनी, मनी को आप कहते हैं इसमें अगर सेल करने जाओगे, जैसे आपके पास 2000 का करेंसी नोट है, आप उसको सेल करने गए तो बदले में क्या होगा, 500 के 4 मिल जाएंगे। ये एक्सचेंज है, ये सेल नहीं है। हाँ, ओल्ड करेंसी होती उसको आप सेल कर सकते हो, वो गुड्स माना जाता है। इसमें इंक्लूड किया है स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी अदर थिंग जो अटैच टू लैंड है, लाइक ट्रीज। लेकिन अपन उसको सेल बनने से पहले पहले लैंड से सीवियर कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो जब तक वो लैंड से जुड़ी हुई है तब तक एग्रीमेंट टू सेल का सब्जेक्ट मैटर है। लैंड से अलग करोगे तो मूवेबल बनेगी, अब वो सेल का सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, क्या हमारे गुड्स गोडाउन, वेयर हाउस, डॉकयार्ड्स, रेलवे वालों के पास नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो वो हमारे पास अभी फिजिकली कस्टडी में नहीं है, पर हमने जिनको भी गुड्स दिया वो बदले में हमें एविडेंस के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देगा या नहीं, वरना ऐसे कैसे साबित करोगे कि आपके गुड्स उनके पास है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। चाहे वो रेलवे रिसिप्ट है, आपका बिल ऑफ लेडिंग, नाम लेडिंग है उसको लोडिंग समझना चाहिए, डॉक वारंट्स है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट है। वॉर फिंगर नदी के साइड का जो एरिया होता है उसको वार्फ बोलते हैं, घाट। तो वहां पर जो गुड्स को चढ़ाने उतारने या उसकी केयर करने का काम करता है वो वॉर फिंगर है, ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, या फिर कहते हैं इसमें कोई और डॉक्यूमेंट जो उसके पजेसर को एंटाइटल करता है गुड्स लेने के लिए, या जिसके पास होगा माना जाएगा कि गुड्स का कंट्रोल उसी के पास है, और उसे मियर डिलीवरी या एंडोर्समेंट से आगे नेगोशिएट किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ये तो एग्जांपल, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स, जिसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। और जिसको आप बाय एंडोर्समेंट या डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं कर सकते वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर होल्डर का नेम लिखा हुआ है। शेयर होल्डर अगर किसी को मियर डिलीवरी से दे देगा तो इससे कहते हैं इसमें कंपनी का रिकॉर्ड थोड़ी चेंज होगा। तो शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने के लिए आप सीए इंटर में देखोगे पूरा प्रोसीजर लगता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफर डीड का। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या हुआ, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल।
बिल ऑफ लेडिंग नो डाउट कहते हैं इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमने भी लिया है। लेकिन मेड्स रिसिप्ट रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैप्टन ऑफ शिप, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं। और ये सबके सब ओरिजिनल होने चाहिए, इनकी फोटोकॉपी से काम नहीं होगा। मर्केंटाइल एजेंट, देखो जो नॉर्मल एजेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टास्क तक के तहत इसमें आता है, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट के पास ज्यादा राइट्स होते हैं नॉर्मल एजेंट से, वो गुड्स को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, गुड्स को कंसाइन कर सकता है, गुड्स की सिक्योरिटी पर लोन ले सकता है, मतलब गुड्स को प्लेज भी कर सकता है। तो इनमें से वो कोई भी राइट कर सकता है, देखो सब और के सेंस में। तो वो एजेंट कौन है, मर्केंटाइल एजेंट। इसके एग्जांपल में ऑक्शनियर, ब्रोकर से तो आप समझते हो। फैक्टर्स जिसमें थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑक्शनियर का है, थोड़ा ब्रोकर का, लाइक ट्रेडर और भी इसमें आ जाएंगे। प्रॉपर्टी टू टाइप की है, एक जनरल, इसको बोलते हैं ओनरशिप। पूरा सेल ऑफ गुड्स कहते हैं इसमें किसके ऊपर टिका हुआ है, इसी के ऊपर, क्योंकि जब तक ओनरशिप पास ऑन नहीं होगी गुड्स की रिस्क किसके पास रहेगी, सेलर के पास। ओनरशिप पास होने पर वो रिस्क किसको पास ऑन हो जाएगी, बायर को। और स्पेशल बोलता है पोजीशन को। अब आप सोचोगे सर ये अलग अलग कैसे हुई, बहुत आसान है। मैंने अपनी गोल्ड चेन की सिक्योरिटी पर बैंक से लोन लिया, तो गोल्ड चेन का ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन मैंने पोजीशन किसको हैंड ओवर कर दिया, बैंक को। हम रेंट पे कोई गुड्स लेके आए, पोजीशन किसके पास है, हमारे पास, लेकिन ओनरशिप किसका है, जिसका वो गुड्स था। तो पोजीशन और ओनरशिप टू डिफरेंट थिंग है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेब्ट पे नहीं करता, या जब वो डेब्ट ड्यू होंगे तो उनको पे नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है, अपना पैसा कहीं ब्लॉक हो जाता है, हम देना चाहते हैं पर वो पैसा नहीं है अपने पास, तो भी हम इंसॉल्वेंट हैं, जबकि हमने इंसॉल्वेंसी का कोई काम नहीं किया। फिर जिस दिन पैसा आएगा वापस पे कर दो, तो आप क्या बन जाओगे, डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। प्राइस मॉनेटरी कंसिडरेशन है। गुड्स के टाइप देखो एग्जाम के लिए काम का पॉइंट है। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, नाम में आंसर गिवन है। जो गुड्स किस में होते हैं, एग्जिस्टेंस में, वो गुड्स क्या कहलाते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर एग्जिस्टेंस में थे वो कौन से गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग। वर्ल्ड वाइड अगर आप काउंट करने की कोशिश करोगे तो आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे इतने गुड्स एग्जिस्टेंस में। क्या सारे अपने, नहीं। तो क्या हम उन्हें सेल आउट कर सकते हैं, नहीं। तो केवल एग्जिस्टेंस में होना सफिशिएंट नहीं है, वो ओन्ड या पजेस्ड बाय सेलर। मैं वही गुड्स सेल कर सकता हूं जो मेरी ओनरशिप या पोजीशन में है, जो मेरा है ही नहीं मैं उसको कैसे सेल करूंगा। फ्यूचर गुड्स, नाम में आंसर गिवन है, जो टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। फ्यूचर गुड्स के लिए कभी सेल नहीं हो सकता, क्योंकि सेल में अभी आपको समझाया ओनरशिप इमीडिएटली क्या होती है, पास ऑन होती है। तो फ्यूचर गुड्स के लिए केवल और केवल क्या आएगा, एग्रीमेंट टू सेल। कंटिंजेंट गुड्स, देखो नाम में आंसर गिवन है, कंटिंजेंसी। तो जिसका पोजीशन किसी कंटिंजेंसी या अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है वो गुड्स कहते हैं इसमें कौन से होते हैं, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, इसमें सबसे पहला कहते हैं इसमें आ रहा है स्पेसिफिक गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सा, जो कहते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर एग्जिस्टेंस में थे। स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन, 3 गुड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी काम का पोर्शन है। स्पेसिफिक गुड्स कौन सा है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर ही पार्टीज ने आइडेंटिफाइड कर लिया था, देखो बोल्ड कर रखा है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही जो आइडेंटिफाई हो गया। असर्टेन गुड्स आइडेंटिफाइड तो हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। और अनसर्टेन गुड्स जो अभी तक आइडेंटिफाइड ही नहीं हुआ, मतलब जिसका केवल डिस्क्रिप्शन दिया। कैसे, समझो। आप एक शॉप पर गए, शॉपकीपर से कहा अंकल ये वाला गुड्स, उसने कहा ये वाला, हमने कहा हाँ, आपने पेमेंट दी, उसने गुड्स दिया। ये कौन सा गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर ही आइडेंटिफाइड हो गया।
एक सेलर ने फोन करके आपको कहा सर मेरे पास 1000 kg गुड्स का लॉट आया, जैसे गुड्स आपको चाहिए थे, आपने हो सकता है उसे कभी कह रखा हो, अब आपको लेने तो बता दो, आपने कहा 100 kg गुड्स मेरे लिए रख दो। तो सेलर के पास कितने गुड्स है? 1000 kg, उसमें से आपने कितना कहा? 100 kg। सेलर ने गुड्स का डिस्क्रिप्शन और सब कुछ दे दिया, क्या अभी तक गुड्स 100 वाला उस 1000 में से सेपरेट हुआ है? नहीं। तो वो 1000 kg गुड्स कौन सा है? अनसर्टेन गुड्स। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद 1 दिन 2 दिन बाद कभी सेलर के पास जाओ, गोडाउन शॉप जहां पर भी है, उस 1000 kg में से आपके 100 kg गुड्स को सेलेक्ट कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सेलेक्ट किया गया, ये कौन सा गुड्स है? असर्टेन गुड्स। और जब तक सेलेक्ट नहीं हुआ पूरा गुड्स कौन सा है? अनसर्टेन गुड्स। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर यह सर्टेन हो गया तो वो कौन सा है? स्पेसिफिक गुड्स। टाइमिंग का फर्क है। डिलीवरी, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नॉन एज डिलीवरी। जबरदस्ती नहीं, नो फोर्स, नो कॉर्जन समथिंग, अपनी मर्जी से। 3 टाइप्स है। एक्चुअल डिलीवरी, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिलीवरी है। सेलर बायर को गुड्स का फिजिकल पोजीशन दे देता है, बायर को उसके एजेंट को वो एक ही बात है। आप देख लो हम रियल लाइफ में कौन से गुड्स परचेज करते हैं? एक्चुअल डिलीवरी वाले नॉर्मली। सेकंड, सिंबॉलिक डिलीवरी। सेलर बायर को कहते हैं इसमें कोई सिंबल या कोई थिंग देता है कि सर मेरे पास फिजिकली गुड्स नहीं है लेकिन आप भरोसा करो, जैसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेलर के गुड्स कहता है वेयर हाउस में पड़े थे, बायर कहता है गुड्स का है, सेलर कहता है वेयर हाउस में, बायर कहता है कैसे भरोसा करूं, सेलर ने कहा ये ले वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। तो जहां पर हम कोई थिंग देते हैं एज टोकन या सिंबल, तो वो डिलीवरी कौन सी है? सिंबॉलिक। या सेलर के गुड्स गोडाउन में, गोडाउन की कीज दे दी, तो ये कौन सी डिलीवरी भी? सिंबॉलिक। आपके लिए जो थोड़ी भारी होती है, भारी वैसे नहीं है, ये भी आसान है, बस समझ में नहीं आती, उसका फर्क पड़ता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव वर्ड एग्जाम में कंस्ट्रक्टिव लिखो, इसका मतलब है इंप्लाइड या डीम्ड, मान ली जाती है, कंस्ट्रक्ट कर ली जाती है। इसमें गुड्स अपनी जगह पर ही रहते हैं, मतलब उसकी कस्टडी में कोई चेंज नहीं होता, पर फिर भी बाय अटॉर्नमेंट, अटॉर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ राइट ऑफ एक्नॉलेजमेंट के सेंस में लो, गुड्स की डिलीवरी हो जाती है। ए के गुड्स बी के गोडाउन में, तो बी वो गुड्स किसके लिए होल्ड कर रहा है? ए के लिए। ए ने वो गुड्स सी को सेल आउट किए और बी से कह दिया भाई पहले गुड्स तू मेरे लिए होल्ड कर रहा था, अब किसके लिए होल्ड करना? सी के लिए। बी जिसका गोडाउन जिसमें ए के गुड्स पड़े हैं, उसने सी को फोन करके कहा सर आपके गुड्स मेरे पास पड़े हैं, ले जाना। तो गुड्स स्टिल किसके पास है? बी के पास। मतलब पहले भी कस्टडी बी के पास थी, अब भी बी के पास है। बट जैसे ही बी ने सी से इस बात की एक्नॉलेजमेंट की, वहीं गुड्स की डिलीवरी किससे किसको मान ली जाएगी? कहते हैं बायर को मान ली जाएगी। वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम डिफरेंस, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। पहले माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? सेल वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसमें ओनरशिप जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना उसी समय बायर को पास ऑन हो गई। तो जब ओनरशिप पास ऑन हो गई तो रिस्क भी गुड्स की किसकी होगी? बायर की। तो अब जो भी नुकसान होगा उसके लिए कौन लायबल है? बायर। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप अभी पास ऑन नहीं हुई है, कब पास ऑन होगी? फ्यूचर में। तो इसका मतलब अभी कहते हैं इसमें आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। तो रिस्क भी किसकी है? सेलर की है, बायर की नहीं है। सेल में कंसिडरेशन सेलर बायर को गुड्स दे देता है, बायर सेलर को पेमेंट कर देता है, तो दिया जा चुका है। तो सेल देखो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड। जब ओनरशिप आपके पास किसी गुड्स की है तो वो गुड्स आप पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में ओन्ड कर रहे हो, तो वो कौन सा राइट दे रहा है? जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लेकिन अगर ओनरशिप नहीं होती, जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, तो उसमें भी कंसिडरेशन आना बाकी है। हो सकता है सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दियो, बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं किया, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी, क्योंकि उसमें कुछ बाकी है और उसमें आपका राइट पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में नहीं है। सेलर बायर को जानता है, बायर सेलर को। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, रेमेडीज फॉर ब्रीच ये हम आगे पढ़ेंगे। सेलर बायर के अगेंस्ट में प्राइस का सूट फाइल कर सकता है।
लायबिलिटी ऑफ पार्टीज, ओनरशिप बायर के पास है तो गुड्स को सब्सिक्वेंटली कुछ भी हुआ वो रिस्क किसकी होगी, कहते हैं बायर की। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस किसका कहते हैं इसमें माना जाएगा, बायर का कहते हैं इसमें माना जाएगा, क्योंकि ओनरशिप उसके पास है, जिसके पास ओनरशिप रिस्क उसी के पास। नेचर ऑफ राइट, ओनरशिप आपके पास है, मान लो कोई भी गुड्स खरीद के लाया तो क्या कोई आपसे क्लेम कर सकता है, नहीं, तो आपका राइट किसके अगेंस्ट में है, जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में आपका राइट कंसीडर किया जाएगा। फिर राइट ऑफ रीसेल, सेल में ओनरशिप बायर के पास है तो सेलर कैसे रीसेल कर देगा, भाई ओनरशिप ही नहीं तो कैसे बेच रहे हो गुड्स, पर एग्रीमेंट टू सेल में तो सेलर ऐसा कर सकता है। यहां पर राइट कौन सा आया, जस्ट इन पर्सोनम, अगर एग्रीमेंट टू सेल है, यहां रिस्क किसकी है, सेलर की, क्योंकि ओनरशिप अभी भी किसके पास है, सेलर के पास। ये दो पॉइंट सबसे डिफिकल्ट पॉइंट माने जाते हैं, कहते हैं इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी आप पर, और है बहुत आसान, जिसके पास ओनरशिप गुड्स उसी के पास रहेंगे। सेल की सिचुएशन में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ओनरशिप किसके पास है, सेल में बायर के पास, तो क्या सेलर के बिहाफ पे जो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी अपॉइंट होगा वो बायर से गुड्स क्लेम कर सकता है, नहीं, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है तो गुड्स उसी के पास रहेंगे, पर एग्रीमेंट टू सेल में वो ऐसा कर सकता था। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सेल में बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास, तो अब बायर का ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी क्या कर सकता है, सेलर से गुड्स क्लेम कर सकता है, पर एग्रीमेंट टू सेल में क्लेम नहीं कर सकता, भाई जिसके पास ओनरशिप गुड्स उसी के पास रहेंगे। सेल वर्सेस बेलमेंट, देखो हम रियल लाइफ में सेकंड नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो है बेलमेंट, फर्स्ट नंबर में तो सेल है या परचेज है, डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं। बेलमेंट में क्या होता है, हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए गुड्स किसी को देते हैं, पर्पज पूरा होने पर या तो गुड्स हमें दे देता है या हमारे डायरेक्शन पर किसी और को देता है। हमने टेलर मास्टर को, ड्राई क्लीन वाले को, प्रेस वाले को गुड्स दिए, मोबाइल, वॉच, व्हीकल खराब हो गया, मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए दिए, जितने ट्रांसपोर्टेशन है सब के सब बेलमेंट है। तो सेल में तो ओनरशिप हाथों हाथ पास ऑन हो गई बायर को, बेलमेंट में नहीं होती, केवल पोजीशन दिया जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में कहते हैं इसमें बायर नहीं कर सकता, लेकिन बेलमेंट में पर्पज पूरा होने पर गुड्स को वापस दे दिया जाएगा। कंसिडरेशन, सेल में मॉनेटरी होगा, हम गुड्स देंगे वो सामने वाला मनी देगा। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, वो ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस दोनों हो सकता है, मतलब बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। फिर नेक्स्ट लेते हैं सेल वर्सेस हायर परचेज। पहले थोड़ा सा हायर परचेज कहते हैं, इसमें ध्यान रखो होता क्या है। हायर परचेज में गुड्स आप हायर बेसिस पे लाते हो, किराए पर, रेंट पे, लेकिन आपके पास ऑप्शन टू परचेज होता है, तो जब तक लास्ट ओनर इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर दोगे आपको ओनरशिप पास ऑन नहीं होगी। तो मतलब हायर परचेज में ओनरशिप का पास ऑन होगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं इसमें क्या कर दोगे, पे कर दोगे, वरना कहते हैं ओनरशिप आपको पास ऑन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं इसमें क्या है, हायर परचेज में जब तक ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई तब तक हम गुड्स कभी भी वापस कहते हैं इसमें रिटर्न भी कर सकते हैं। हमने पेमेंट में डिफॉल्ट की तो वो हमसे गुड्स वापस लेकर जा सकता है। तो सेल में ओनरशिप हाथों हाथ पास ऑन हो जाती है, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर। पोजीशन ऑफ पार्टी, सेल में बायर ओनर है, हायर परचेज में जो हायर परचेजर या हायरर है वो बेली होता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना करे। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर नहीं कर सकता बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, क्योंकि सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हायर परचेज में अभी ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई तो हायर जो परचेजर है वो गुड्स वापस दे देगा और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सेलर की होगी, मतलब आपने गुड्स दे दिए बायर को, बायर ने कंज्यूम कर लिया और बाद में इंसॉल्वेंट हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तो रिस्क किसकी है, सेलर की। हायर परचेज में नहीं है। अगर हायरर या हायर परचेजर कहते हैं इंसॉल्वेंट भी हो जाएगा तो हायर वेंडर अपने गुड्स वापस किससे ले जाएगा, उससे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बायर के पास ओनरशिप है तो वो किसी और को भी गुड्स बेच सकता है, मतलब ओनरशिप दे सकता है, लेकिन हायर परचेजर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता उसके पास कोई ओनरशिप नहीं है तो आगे किसी को कैसे पास ऑन करेगा। रीसेल, बायर रीसेल कर सकता है पर हायर परचेजर नहीं, पहले ओनर बनो तब रीसेल कर दो, पर ओनर कब बनोगे, जब आप क्या पे करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं इसमें पे कर दोगे। देख लो एक बार,
गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 7 और 8 है, ये दोनों ही अभी जून 22 में आ गए थे, एक साथ ही पूछ लिए। देखो सबसे पहला, गुड्स कौन से होने चाहिए दोनों केस में स्पेसिफिक। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही सेलर और बायर की नॉलेज के बिना गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, मेरे फार्म हाउस में एक हॉर्स है वो मर गया, मुझे नहीं पता, मैंने वही आपको बेच दिया, तो सिंपल सा लॉजिक है उस गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी, तो वो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट बना वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल बनने के बाद और सेल बनने से पहले ऐसा होता, वो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते या इस तरीके से डैमेज्ड और पेरिश्ड हो जाते कि वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं रहते, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवाया जा सकता है। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस देखो कैसे फिक्स होगी, क्योंकि प्राइस मॉनेटरी कंसिडरेशन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स कर दो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तरीका बता दो, या फिर सिमिलर कोर्स ऑफ डीलिंग से डिसाइड कर लो। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ गुड्स डिलीवर हो गए तो बायर को फिर कौन सी प्राइस पे करनी पड़ेगी, रीजनेबल प्राइस। मतलब रीजनेबल प्राइस वैसे तो मार्केट प्राइस होती है, पर रीजनेबल प्राइस पर ध्यान रखो। व्हाट इज रीजनेबल, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच सेपरेट केस। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, इसको आप यूं कह सकते हो, determination of price by third party। ठीक है, तो थर्ड पार्टी अगर प्राइस डिसाइड कर देती है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने से मना कर देती है तो बिना प्राइस के तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवाया जा सकता है। और अगर कुछ गुड्स डिलीवर हो गए थे तो फिर उसकी कौन सी प्राइस पे करो, रीजनेबल प्राइस। थर्ड पार्टी ने किसी सेलर या बायर के कहने पर प्राइस डिटरमाइन करने से मना कर दिया तो जो भी गिल्टी है वो अपोजिट पार्टी को कंपनसेशन देगा। नेक्स्ट लेते हैं यूनिट 2, कंडीशंस एंड वारंटीज। ये एक फॉर्मेलिटी है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। नॉर्मली देखो जो पेमेंट ऑफ प्राइस है वो एसेंशियल स्टिपुलेशन नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स को एसेंशियल माना जाता है, क्योंकि प्राइस डिले होगा तो इंटरेस्ट चार्ज कर लो, गुड्स का अगर डिले हो गया तो हो सकता है सामने वाले का पर्पस खत्म हो जाए। कंडीशंस एंड वारंटीज, स्टिपुलेशन वर्ड एक तरह से बाउंडेशन के सेंस में आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टिपुलेशन या तो कंडीशन के नाम पर हो सकता है या वारंटी के नाम पर। इसमें आप देखो सीधा डिफरेंस पे आओ। कंडीशन कौन सा वाला स्टिपुलेशन है, एसेंशियल, मतलब इसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट बनना है। तो अगर ये ब्रीच हो गया तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है और साथ में डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। रेपुडिएट, रिसाइंड, कैंसिल एक ही चीज है। लेकिन वारंटी कौन सा स्टिपुलेशन है, ओनली कोलेट्रल। ये तो एक तरह से आफ्टर सेल सर्विसेज टाइप्स कहते हैं, एश्योरेंस होते हैं, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो अगर वारंटी कहते हैं इसमें ब्रीच हुई तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता, ज्यादा किसकी डिमांड कर सकता है, डैमेजेस की। बड़ा राइट कौन सा नजर आ रहा है, कंडीशन। तो कंडीशन कौन से स्टेटस पे जा सकती है, वारंटी के, अगर बायर ऐसा इलेक्ट करे। लेकिन वारंटी छोटा राइट है, वो कभी भी कंडीशन के स्टेटस पे नहीं आएगी। ये थ्योरेटिकली ध्यान रखना, इस पे कभी केस स्टडी नहीं पूछी आज तक। कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, कंडीशन और वारंटी दोनों किसके राइट हैं, बायर के। तो अगर बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माने तो अपने को कहां दिक्कत है, जब बायर ने क्या किया है, इलेक्ट किया है ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो कंडीशन ब्रीच होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते थे और डैमेजेस भी मांग सकते थे, पर उसने वारंटी मान लिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकते, केवल डैमेजेस मांग सकते हो। बायर ने सेलर को माफ कर दिया, वेव कर दिया ब्रीच ऑफ कंडीशन को, तो अब ज्यादा डैमेजेस मांगो। ये दोनों चीजें बायर के हाथों में नहीं है, ये बायर के हाथों में थी। कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और बायर ने गुड्स का कोई पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा गुड्स लेना पड़ेगा। या सेलर एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, नॉन परफॉर्मेंस, और जैसे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें सेलर क्या करे। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। एक्सप्रेस कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्टेटेड की गई है, ऐसे एक्सप्रेस वारंटीज होती है। इंप्लाइड जिसको लॉ प्रिज्यूम करती है टू बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लैरिटी किसमें है, एक्सप्रेस, क्योंकि बाय वर्ड्स है, इंप्लाइड तो हम प्रिजम्पशन ले रहे हैं।
तो इंप्लाइड थिंग को किससे डिनाई किया जा सकता है? एक्सप्रेस से। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इंप्लाइड कंडीशंस। सबसे पहला इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। ये अब जो पॉइंट करें ज्यादातर केस स्टडी वाले मैटर है और सेल में केस स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो एग्जाम्पल वीएसआई मॉड्यूल में तो मैंने बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं आईसीए के, एमटीपी, आरटीपी सजेस्टेड मिला के, तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंप्लाइड कंडीशन में फर्स्ट लेते हैं एज टू टाइटल। अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूं तो नो डाउट माना क्या जाएगा, मेरे पास सेल करने का राइट है। तो सेल में सेलर के पास राइट था गुड्स को सेल करने का एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर ये राइट सब्सिक्वेंटली क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा, जिस समय ओनरशिप पास ऑन करनी है। क्योंकि जिस समय आप ओनरशिप पास ऑन कर रहे हो उस समय आपके पास राइट होना चाहिए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर सेलर ने अपने गुड्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया है, उसकी कहते हैं इसमें क्वालिटी, उसकी कहते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, किसी भी टाइप का डिस्क्रिप्शन, तो गुड्स फिर कहते हैं इसमें किससे कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए? डिस्क्रिप्शन से। अगर आपका डिस्क्रिप्शन से गुड्स कहते हैं इसमें मैच नहीं कर रहा, तो बायर फिर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सब में कहते हैं इसमें इंप्लाइड कंडीशन हो चाहे एक्सप्रेस, ब्रीच पे बायर के पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। इसमें एक कोटेशन आता है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट, कहते हैं इसमें, कंपेल बायर टू टेक बीन्स। आपने बायर को कहा सर मटर के दाने दूंगा, छिली हुई मटर के दाने, तो आप बाद में बायर को मटर की फलियां नहीं दे सकते। सेल बाय सैंपल, अगर कहते हैं सेलर ने बायर को गुड्स सैंपल बेसिस पे बेचा है, तो जो रिमेनिंग बल्क है, बाकी गुड्स है, वो सैंपल से क्वालिटी में क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर कहते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट को बायर रिसाइन कर सकता है। बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सैंपल को किससे कंपेयर करे? रिमेनिंग कहते हैं इसमें बल्क से। ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी कहते हैं इसमें नहीं मिली है बायर को, तो ये गलत है। गुड्स कहते हैं ऐसे डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा, या गुड्स वो कहते हैं अनमर्चेंटेबल बना रहा है गुड्स, मतलब ऐसे डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर कहते हैं इसमें डिफेक्ट्स कौन से वाले हैं? लेटेंट, छिपे हुए, लेटेंट का मतलब हिडन, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। पर अगर विजिबल पेटेंट डिफेक्ट हुए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अब गुड्स केवल कहते हैं इसमें सैंपल से मैच नहीं होना चाहिए बल्कि साथ में डिस्क्रिप्शन से, वाइस वर्सा कर दो। सैंपल से मैच हो रहा है डिस्क्रिप्शन से नहीं, या डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है सैंपल से नहीं, तो फिर बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, देखो वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है? नो। नॉर्मली कोई इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होती है कि गुड्स बायर के कहते हैं इसमें पर्पस को जस्टिफाई करेंगे, मतलब गुड्स बायर के पर्पस के अकॉर्डिंग होंगे क्वालिटी और फिटनेस में, जब तक कि बायर अपना पर्पस किसको नहीं बता देता? सेलर को। मतलब आपको गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए ये आप जानते हो, सेलर को कोई सपने थोड़े ना आएंगे। तो पहले बायर अपना पर्पस किसको बताएगा? सेलर को। फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड्स ब्रांड नेम या पेटेंट नेम से बेच रहे हो, ब्रांडेड गुड्स उसी ब्रांड का होना चाहिए, पर वो बायर के पर्पस के अकॉर्डिंग हो। पहले बायर को अपना पर्पस सेलर को बताना चाहिए। तो मतलब ये ड्यूटी ऑफ बायर है कि गुड्स को पहले एग्जामिनेशन करे कि उसके पर्पस के अकॉर्डिंग है नहीं, मतलब लेट द बायर बीवेयर। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, देखो मर्चेंटेबिलिटी को वैसे तो डिफाइन नहीं किया गया, पर मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब यह है कि गुड्स ऐसी क्वालिटी के होने चाहिए जिससे ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जनरल कॉमन सेंस मैन मान ले कि जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया गुड्स वैसा ही है। अगर आप सेलर को जाके कहते हो सर मुझे एक पेन चाहिए राइटिंग के लिए, सेलर कहता है ये पेन सबसे बढ़िया राइटिंग करता है, घर पे चलाकर देखते हो तो पता चलता है पेन चल ही नहीं रहा। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है गुड्स उससे क्या नहीं कर रहा? मैच नहीं कर रहा। और जो गुड्स, अगर आप पेन है तो कम से कम कहते हैं इसमें वो चलने वाला तो होना चाहिए। तो एक बॉल पेन कहते हैं इसमें राइट नहीं करता, एक रबर इरेज नहीं करता, एक एसी कूल नहीं करता, एक रेफ्रिजरेटर आइस मेक नहीं करता, ये मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है। कई बार पैकिंग वाली भी मर्चेंटेबल क्वालिटी की समस्या हो सकती है। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स दोनों पर है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस का कनेक्शन केवल और केवल किससे जुड़ा हुआ है? नॉन ईटेबल्स, सॉरी ईटेबल्स से। जो ईटेबल्स या प्रोविजन है
वो प्योरली क्या होने चाहिए, कंज्यूमेबल होने चाहिए, ईटेबल, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ पॉइंट है। इंप्लाइड वारंटीज, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने डायरेक्टली तो मेंशन नहीं की, पर लॉ इंप्लाइज करिए, प्रिज्यूम करिए कि एग्जिस्ट करेगी, ये भी थ्योरेटिकल आते हैं। इंप्लाइड वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, आप कहते हैं इसमें मान लो गुड्स परचेज करके लाते हो, तो आप क्या सोचोगे, अब गुड्स मेरा है, कोई आपके पोजीशन को आकर क्या नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक तरह से इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल से मिलता जुलता पॉइंट है, पर इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पुटअप करता है कि सेलर के पास राइट है, और इंप्लाइड कहते हैं वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बायर को कहते हैं इसमें क्या मिलेगा, गुड्स का अनडिस्टर्ब फेयर पोजीशन कहते हैं मिलेगा। कभी कॉन्ट्राडिक्शन होता ही नहीं, क्योंकि ये सीधा कंबाइंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का मतलब ड्यूज या चार्जेस, वो नहीं होने चाहिए गुड्स पे जब हम सेल कर रहे हैं। सेलर ने अगर गुड्स की सिक्योरिटी पे पहले लोन लिया और वही गुड्स किसी को सेल कर दिया, तो सीधा सा लॉजिक है, लोन देने वाला पार्टी जो है, मतलब क्रेडिटर ऑफ सेलर, वो आकर बायर से पैसा मांगेगा तो बायर का तो नुकसान हो गया, पहले तो उसकी जेब से प्राइस चली गई, ऊपर से कहते हैं सेलर का लोन किसने चुकाया, बायर ने, तो बायर उसकी रिकवरी किससे कर लेगा, सेलर से। इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज मतलब कस्टम, कुछ एरिया में ये कस्टम्स होते हैं कि अगर गुड्स बायर के पर्पज के लिए फिट नहीं बैठ रहा तो बायर उसको रिप्लेस करवा सकता है, तो जहां ऐसा कस्टम है वो रिप्लेस करवा लेगा, जहां नहीं वो नहीं करवा सकता। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स में कोई प्रोबेबल डेंजर है, या तो उस पर वार्निंग के बिया पे मैन्युफैक्चरर लिख कर देगा, नहीं तो सेलर को बताना पड़ेगा जो नॉर्मली उसी काइंड के गुड्स में डील करता है। नहीं बताया और बायर को कोई हार्म हो गया तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेलर। फिर इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आ गया केवियट टेम्पटर, लेट द बायर बीवेयर, क्रेता सावधान रहो। जब आप गुड्स परचेज करने जाते हो तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी तरीके से ठोक बजाकर चेक करो गुड्स आपके पर्पज के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आप गुड्स का बैड सिलेक्शन करते हो तो इसमें सेलर की क्या गलती है, तो सेलर इज नो वे रेस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय बायर। सेलर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू डिस्क्लोज बायर अबाउट डिफेक्ट्स इन हिज गुड्स। सेलर क्यों बताएगा अपने गुड्स के डिफेक्ट्स बायर को, जब तक कि बायर उसके बारे में सेलर से आस्क ना कर ले। मतलब अगर बायर सेलर से पुटअप करता है कि सर कहते हैं इसमें गुड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर सेलर कहता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होती है, तो ये सेलर बायर के साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड। अब जो एक्सेप्शंस ऑफ केवियट टेम्पटर है, एक आधे पॉइंट को छोड़ दो, सब के सब जितने कंडीशंस वारंटीज हैं वो सब किसके फायदे के लिए बने, बायर के फायदे के लिए बने। तो इसका मतलब वहां बायर को बिवेयर थोड़ी रहना है, किसको बिवेयर रहना है, सेलर को। तो ऑल इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज किसके एक्सेप्शंस है, केवियट टेम्पटर, उन्होंने उसमें से कुछ लिए हैं। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, तो गुड्स बायर के पर्पज के अकॉर्डिंग कहते हैं इसमें होना चाहिए, ये कब, जब बायर ने अपना पर्पज सेलर को बता दिया, तब सेलर की ड्यूटी बनेगी गुड्स बायर के पर्पज के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि अब केवियट टेम्पटर की जगह वेंडिटर टेम्पटर हो जाएगा, मतलब लेट द सेलर बिवेयर। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, ये सेंस ये देगा सर अभी भी बायर कहते हैं बिवेयर रहेगा क्योंकि आईसीए ने इनकम्प्लीट दिया है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, जब गुड्स कहते हैं इसमें पेटेंट नेम या ब्रांड नेम से बेचे जा रहे हैं तो नो इंप्लाइड कंडीशन के गुड्स बायर के पर्पज के अकॉर्डिंग है तो ये तो केवियट टेम्पटर हो गया, वेंडिटर टेम्पटर का है, पर ये थियोरेटिकली ऐसे ही रहने देना। इन्होंने आगे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, जब बायर अपना पर्पज बता देगा तो फिर वो ब्रांडेड गुड्स बायर के पर्पज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी, सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूसेज, ये सब बता चुका हूं अभी। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, अगर सेलर बायर को फ्रॉड के भी आप पे गुड्स सेल कर रहा है या गुड्स के कहते हैं इसमें डिफेक्ट्स को कंसील कर रहा है, जैसे मान लो आपके पास एक फर्नीचर है उसमें दीमक लगा हुआ है, आपने क्या किया, उस दीमक वाले फैक्ट को कहते हैं हाइड करने के लिए उसके ऊपर बढ़िया वार्निश या पेंट करवा दिया, तो इसका मतलब कहते हैं इसमें आपने उस डिफेक्ट को हाइड किया। कुछ भी मत करते तो लेट द बायर बिवेयर है, हाइड किया तो लेट द सेलर बिवेयर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आपकी कहते हैं इसमें सेकेंड यूनिट खत्म हो गई। थर्ड यूनिट लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो एक आगे चल के सेक्शन 26 आएगा, मॉड्यूल में शुरुआत में भी दिया और बाद में भी दिया, मैं 2 बार रिपीटेशन पसंद नहीं करता। रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी, जिसके पास गुड्स की ओनरशिप होगी, गुड्स की रिस्क किसकी काउंट की जाएगी, उसी की काउंट की जाएगी।
तो आपको याद हो तो मैं बता चुका हूं, सेल में ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास, तो सेल में गुड्स की रिस्क किसकी होगी, बायर की। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास, तो रिस्क किसकी होगी, सेलर की। अब प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंड टू बी पास, कौन इंटेंड कर रहे हैं, पार्टीज। देखो ये वैसे तो फॉर्मेलिटी की लाइन है, मेन कनेक्शन यहां से स्टार्ट होगा। गुड्स की कहते हैं ओनरशिप सेलर से बायर को कब पास ऑन होगी, जब पार्टीज का मूड होगा उसे पास करने का। पार्टीज डेट डिसाइड कर सकती है कि सर इस दिन ओनरशिप पास ऑन होगी, उनकी मर्जी। अब पार्टीज की इंटेंशन हम कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसकी टर्म्स से, नहीं तो पार्टीज के कंडक्ट से। बायर सेलर को पेमेंट नहीं करा, सेलर बायर को गुड्स नहीं दे रहा, तो सेलर का कंडक्ट क्या शो कर रहा है, पहले रोकड़ा दो फिर गुड्स लो, या सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से। अब फर्स्ट लेते हैं स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट। देखो डिलीवरेबल स्टेट ऑफ गुड्स, होती क्या है, अरे यार when buyer is bound to take delivery of goods as per contract of sale, तो वो गुड्स कौन से स्टेट में माना जाएगा, डिलीवरेबल स्टेट। ऐसा गुड्स जो डिलीवर करने की एबल स्टेट में, डिलीवरेबल स्टेट ऑफ गुड्स। तो देखो स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में, स्पेसिफिक गुड्स कौन से, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर ही आइडेंटिफाइड हो गए थे, तो गुड्स स्पेसिफिक है डिलीवरेबल स्टेट में, सेलर को अपने साइड से कुछ नहीं करना, उसने सब कुछ पहले वेट पैकिंग और कर रखा है। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, अनकंडीशनल, तो इमीडिएट ओनरशिप सेलर से बायर को क्या हो जाएगी, पास ऑन। ये सब बेसिक है जो बोल्ड कर रखे हैं। समस्या किस में है, अगर इस गुड्स तो स्पेसिफिक है लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, एक एलिमेंट मिसिंग हो गया, तो सेलर को गुड्स पहले क्या करना होगा, डिलीवर करने की स्टेट में लाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं लाएगा, मतलब आपने एक लैपटॉप खरीदा, सेलर कहता है कि सर इसमें विंडो 10 कल तक डलवा दूंगा, तो अब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो पहले विंडो 10 ऐड होगी, फिर सेलर आपको कहता है इसमें फोन लगाएगा, तब जाकर ओनरशिप बायर को पास ऑन होगी। स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर हैज टू डू समथिंग मोर टू असर्टेन द प्राइस, वेट, मेजरमेंट, पैकिंग। एक मॉड्यूल में एग्जांपल, उसमें तो कारपेट को लेट डाउन या बिछाना भी दे रखा है। तो जब तक वो समथिंग मोर सेलर करके बायर को इंटीमेट नहीं करेगा, तब तक ओनरशिप किसको पास ऑन नहीं होगी, बायर को पास ऑन नहीं होगी। सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन ये टॉपिक भी बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, जबकि ये टॉपिक बहुत आसान है। सबसे पहला देखो अनसर्टेन गुड्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, जिसका अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, सेलर ने बस बायर को डिस्क्रिप्शन देकर गुड्स सेल किया। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर इज नॉन एज एप्रोप्रिएशन। मतलब गुड्स के लिए दोनों पार्टी एग्री है, तो गुड्स क्या हो चुका है, एप्रोप्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब एसेंशियल्स क्या है, अगर अनसर्टेन के गुड्स के केस में ओनर से पास ऑन करनी है तो आपको कुछ चीजें फुलफिल करनी होगी। तो सबसे पहला गुड्स कौन सा होना चाहिए, अनसर्टेन या फ्यूचर, अगर वो स्पेसिफिक होता तो ऊपर चला जाता। सेकेंड थिंग, गुड्स किसको कंफर्म करेगा, सेलर को, जो उसने क्वालिटी और कहते हैं इसमें बताई है उस डिस्क्रिप्शन को कंफर्म करेगा। फिर गुड्स कौन से स्टेट में होना चाहिए, डिलीवरेबल, वरना बायर लेकर कैसे जाएगा। फिर गुड्स को कैसे अप्रोप्रिएट करना है, अनकंडीशनली, क्योंकि ओनरशिप किस में पास होती है, सेल में, और सेल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, अनकंडीशनल। फिर ये अप्रोप्रिएशन कहते हैं, इसमें सेलर बायर के एसेंट से, बायर सेलर के एसेंट से, ये एसेंट एक्सप्रेस इंप्लाइड, बिफोर अप्रोप्रिएशन आफ्टर अप्रोप्रिएशन हो सकती है। कैसे, आपके घर में कोई फंक्शन है, केटरिंग वाले ने आपके फादर को एक लिस्ट दे दी, फादर ने आपको फॉरवर्ड कर दी, पैसे फादर ने दिए, अब आपको गुड्स लेके आना है। आप गुड्स लेने किसी न किसी जनरल स्टोर पे जाओगे, आपने जनरल स्टोर वाले को लिस्ट दे दी, उसने कहा सर ये गुड्स है पर इसको सेलेक्ट और करने में टाइम लगेगा, तो वो गुड्स जनरल स्टोर में ही है पर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ, तो कौन सा गुड्स है, अनसर्टेन।
अब उसने गुड्स को अपना बंदा बेच के सेलेक्ट करवाया, आपने क्रॉस मैच किया, आपने यस बोल दिया। तो पहले सेलर ने सेलेक्ट किया, फिर बायर ने ओके बोल दिया, मतलब दोनों की म्यूचुअल कंसेंट आ गई। ठीक है। कई बार जो सेलर होता है वो अपना जान पहचान का होता है, हम उसे लिस्ट देते हैं, पेमेंट करते हैं और वो गुड्स अपने आप बेच देता है। तो अप्रोप्रिएशन किसने किया? सेलर ने। किसके एसेंट से? बायर ने। बायर विद एसेंट ऑफ सेलर हो सकता है, खुद जाओ नीचे गोडाउन में जाकर गुड्स सेलेक्ट कर लो और सेलर ओके बोल दे, पर इसके कम चांसेस होते हैं। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। सेलर अलग अलग ट्रिक अपनाता है गुड्स सेल करने की। सेलर ने बायर को गुड्स भेज दिए और कह दिया सर पसंद आए तो रख लो वरना वापस भेज दो। बायर ने कहती है सर अप्रूवल, खरीद रहा हूं, ओनर से बायर को पास ऑन। बायर ने गुड्स को अपने पास रोक कर रखा, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सेलर को बताया नहीं कि सर मैं तो गुड्स रिजेक्ट कर रहा हूं। तो अगर आप रिजेक्ट करें तो सेलर को कम से कम इंटीमेट तो कर दो, सेलर अपने आप गुड्स लेके चला जाएगा। आपने इंटीमेट नहीं किया और फिक्स टाइम था, उसके बाद रिटर्न नहीं कर रहे। फिक्स टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम में रिटर्न नहीं कर रहे, तो आपका कंडक्ट क्या शो कर रहा है कि आपको गुड्स चाहिए, तो ओनरशिप आपको पास ऑन। फिर बायर, ये सब ही बायर से चल रहा है, बायर ने सेलर के टाइटल के अगेंस्ट में कुछ किया, मतलब उसने गुड्स को आगे किसी को रीसेल कर दिया, प्लेज कर दिया, तो ये सब क्या शो कर रहा है? पहले बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट किया, देन प्लेज किया, रीसेल किया, तो फिर ओनरशिप किसको पास ऑन हो जाएगी? बायर को। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, देखो ध्यान रखना, एग्जाम्पल में यहां कंफ्यूज हो सकते हो। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न में क्या है? जैसे बायर गुड्स को रीसेल प्लेस करेगा वहां ओनरशिप बायर को पास ऑन हो रही है, देखो ये। लेकिन सेल फॉर कैश ओनली के केस में जब तक रोकड़ा बायर नहीं देगा तब तक ओनरशिप बायर को पास ऑन नहीं होगी, भले वो किसी को आगे प्लेज कर दे तो भी ओनरशिप आज भी किसकी मानी जाएगी? सेलर की। ये दोनों में फर्क होता है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ये भी कम बच्चे समझते हैं टॉपिक। गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का मतलब क्या है? गुड्स से रिलेटेड जो राइट है उसका यूज या कंजम्पशन कह दो, रीसेल, प्लेज, ये सब सेलर ने अपने पास रोक लिए। जब तक बायर सेलर की वो कंडीशंस पूरी नहीं करेगा, मतलब सेलर ने कुछ कंडीशंस की भी यहाँ पे रोका है, तब तक माना क्या जाएगा? बायर के पास कोई राइट नहीं आया गुड्स पर, क्योंकि गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट किसके पास चल रहा है? सेलर के पास। चाहे ये गुड्स किसी कैरियर या बेली को दे दिए जाए, चाहे इवन बायर को दे दिए जाए, तब भी गुड्स की ओनरशिप किसके पास रहेगी? सेलर के पास। तो पहले सेलर की कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। ये 2 पॉइंट जो है ये थोड़े भारी वर्जन होते हैं। डीम्ड रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। समझो पॉइंट क्या है। सेलर ने गुड्स किसी रेलवे वालों को दिए या किसी कहते हैं इसमें शिप वालों को दिए, और रेलवे, शिप या किसी अदर कैरियर या बेली को कह दिया कि सर बायर को गुड्स तभी देना, या बायर को ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लीडिंग तभी देना जब मेरा फिर से फोन आ जाए। तो जब तक कहते हैं इसमें सेलर का फोन उस कैरियर या बेली को नहीं जाएगा तब तक वो गुड्स या उसके डॉक्यूमेंट किसको नहीं देगा? बायर को नहीं देगा। तो सेलर का कंडक्ट क्या शो कर रहा है? उसने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को रिजर्व कर लिया। भाई सेलर चाहता है पहले पेमेंट आ जाए और फिर गुड्स किसको जाए? बायर को। सेलर ने देखने के बिया पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसको भेजा? बायर को, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लीडिंग जो भी है, लेकिन साथ में क्या भेज दिया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिससे पहले बायर बिल को एक्सेप्ट करे या पे करे, देन गुड्स अपने पास रखेगा, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो जब तक बायर कहते हैं इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को रिटेन नहीं कर सकता। तो सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेजकर बताया मैं गुड्स देना चाहता हूं, पर साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज के बता दिया नहीं सर, गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट मैंने रोक लिया, पहले बिल एक्सेप्ट करो या पे करो। ये वे है। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, आधा तो मैं बता चुका हूं। जिसके पास प्रॉपर्टी या ओनरशिप ऑफ गुड्स होगी, रिस्क किसकी मानी जाएगी? उसी की। सेल में ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास, तो रिस्क किसकी है? सेलर की। एग्रीमेंट टू सेल में कहते हैं इसमें ओनरशिप किसके पास है? सॉरी, सेल में ओनरशिप बायर के पास है तो रिस्क बायर की, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है? सेलर की, तो रिस्क किसकी मानी जाएगी? सेलर की। बस इसमें एक ट्विस्ट क्या है, अगर गुड्स की डिलीवरी में डिले चाहे सेलर की वजह से हुआ हो चाहे बायर की, तो जो पार्टी है डिफॉल्ट है, चाहे वो सेलर है बायर है, गुड्स उसकी रिस्क पे आ जाएंगे। चलो मान लो
बायर ने सेलर से कहा कि सर मैंने गुड्स तो परचेज कर लिया पर डिलीवरी 2 दिन बाद उठाऊंगा, तो क्या सेलर सड़क पे रख देगा गुड्स? नहीं, सेलर की ड्यूटी एज ए बेली गुड्स की केयर करने की, अगर उसमें फेल रहता है तो सेलर बायर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक इसमें एग्जांपल देखो, नॉर्मली मैं एग्जांपल नहीं लेता रिवीजन क्लास में, पर ये अच्छा एग्जांपल है। ए बिड्स फॉर एन एंटिंग पेंटिंग एट अ सेल बाय ऑक्शन। ऑक्शन सेल में ओनरशिप कब पास होना जाती है? जब हैमर प्रॉपर्ली फॉल हो टेबल पर। ऑक्शनियर जोश में आया और उसने सीधा पेंटिंग पे हैमर फॉल कर दिया, पेंटिंग डैमेज हो गई, तो यहां पर क्या नहीं हुई? ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई, तो रिस्क किसकी मानी जाएगी? सेलर की कहते हैं इसमें मानी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, इसको नेमोडेट कॉन नॉन एबिट बोलते हैं। नो वन कैन गिव विच ही हिमसेल्फ नॉट गॉट। अ सेलर कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल फ्रॉम हिमसेल्फ टू बायर। जैसा टाइटल सेलर का होगा वैसा ही बायर का होगा। भाई सीधा सा लॉजिक है, गुड्स को सेल कौन करेगा? उसका ओनर। और अगर कोई दूसरा पर्सन है तो पहले उसके पास किसकी कंसेंट होनी चाहिए? ओनर की। अगर विदाउट कहते हैं इसमें ओनरशिप या विदाउट अथॉरिटी आपने गुड्स को सेल किया तो आपके पास ही कोई राइट नहीं है, तो बायर को कोई राइट कहां से पास होना जाएगा? ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में बोनाफाइड बायर है, गुड फेथ बायर, जो वैल्यू दे रहा है और उसे डिफेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, उसको बेटर टाइटल पास ऑन हो जाएगा, मतलब गुड्स उस बायर के माने जाएंगे। पैसा कहते हैं इसमें ओनर के पास आएगा, वो एक अलग मैटर है, पर गुड्स बोनाफाइड बायर के पास चले जाएंगे। तो अब हम एक्सेप्शंस देखेंगे, नेमोडेट कॉन ऑन एबिट के। ये अच्छा टॉपिक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा जनरेट कहते हैं इसमें करता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है उसको समझना। हायर परचेज एंड स्टोलन गुड्स, चाहे बोनाफाइड बायर आ जाए उसे कोई राइट नहीं देना है, उसके अलावा देंगे। तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है आज हम डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स को सेल बाय कंसाइन या प्लेस करने वाला बंदा, उसके पास या तो फिजिकल गुड्स है या गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। किसकी कंसेंट से? उसके ओनर या प्रिंसिपल की कंसेंट से। लेकिन उसने उसको जो सेल किया है वो विदाउट अथॉरिटी कर दिया, मतलब ओनर ने उसको रोक रखा था बेचना नहीं है फिर भी बेच दिया। ओनर ने जितनी प्राइस में बेचने को कहा उसने कम पर बेच दिया। ये बात किसको नहीं पता? बायर को नहीं पता। तो बायर इनोसेंट है, उसको क्या मिलेगा? बेटर राइट कहते हैं इसमें मिल जाएगा। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, 2 पर्सन्स ने जॉइंटली 1 गुड्स परचेज किया तो पोजीशन किसके पास होगा? दोनों में से किसी एक के पास। अब जिसके पास पोजीशन है उसने दूसरे से पूछे बिना गुड्स किसी को बेच दिया, तो देखा जाए थोड़ी लैक ऑफ अथॉरिटी है, पर बायर को इस बारे में पता नहीं, बायर ने पैसा देके खरीद लिया, तो बायर का राइट बेटर है। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करवाऊंगा। अंटिल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड इट अमाउंट्स टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराओगे वो एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कोई पर्सन आपके साथ फ्रॉड करके गुड्स ले गया, आप चुपचाप बैठे रहे, आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया। आप रिसाइन करते उससे पहले उस नालायक ने गुड्स किसी और को बेच दिया। जिसने खरीदा क्या उसको सपने आएंगे कि यहां फ्रॉड हुआ है? नहीं, तो वो बोनाफाइड बायर है, उसका टाइटल बेटर माना जाएगा। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयरऑफ, एक तरह से इसको बोल सकते हो रीसेल ऑफ गुड्स बाय सेलर। बायर ने गुड्स का पोजीशन उठाया नहीं सेलर से, और सेलर को कोई अच्छी डील मिल रही थी, ज्यादा पैसे, सेलर ने नए बायर को बेच दिया, तो नया बायर ज्यादा इनोसेंट माना जाएगा पुराने बायर से। अब पुराने बायर को जो समस्या हो सेलर से खत्म करे। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे बेवकूफ सेलर ने गुड्स किसको दे दिए? बायर को। तो एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास होती है? सेलर के पास। तो ऐसे केस में बेवकूफ है, बायर को क्यों दिया गुड्स? बायर ने उसके बेसिस पे किसी और को बेच दिया। बोनाफाइड बायर ने देखा अच्छा गुड्स बायर के पास है, तो उसने सोचा ओनरशिप भी बायर के पास होगी, तो गलती बोनाफाइड बायर की नहीं है। पर हायर परचेज में राइट नहीं जाएगा। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल मतलब स्टॉप डिनाइंग। मैं आपके सामने आपके गुड्स किसी को बेच रहा हूं, आप कीप क्वाइट रहते हो, तो क्या आप बाद में बायर को कह सकते हो सर गुड्स तो मेरे थे, पीयूष सर ने ऐसे कैसे बेच दिए? नहीं, आप अपने कंडक्ट से बाउंड हो जाओगे। तो वेयर सेलर इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग बाय हिज कंडक्ट। सेल बाय अनपेड सेलर, ये अपन डिटेल में करेंगे अभी नेक्स्ट यूनिट में। सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट,
एक कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हो गया तो उसके गुड्स कौन बेचेगा? लिक्विडेटर। क्या लिक्विडेटर ओनर है? नहीं। एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उसके लिए कौन अपॉइंट हुआ? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। तो ओनर तो इंसॉल्वेंट था पर बेच कौन रहा है? ऑफिशियल रिसीवर असाइनी, वो भी नॉन ओनर है, वैलिड। आपने गुड्स प्लेज रखे और आप पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो, गिरवी रखे और आप पैसा नहीं दे रहे, तो क्रेडिटर क्या करेगा? गुड्स बेचेगा। ओनर डेटर है पर बेच कौन रहा है? क्रेडिटर। फाइंडर ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा, अगर वो 2/3 वैल्यू ऑफ गुड्स के एक्सपेंसेस कर लेता है, पेरिसेबल गुड्स है तो बेच सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स दो। बायर की ड्यूटी क्या है? गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करो और पेमेंट करो। जनरली डिलीवरी और पेमेंट कॉन्करेंट कंडीशन होती है, इस हाथ दे उस हाथ ले, पर ये फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस बनाई जा सकती है। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी बता चुका हूं, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। सेलर कुछ भी ऐसा करे जो कंडक्ट ये शो करा है, उसे गुड्स किसको देने हैं? बायर को। चाहे फिजिकली दे, चाहे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब सिंबॉलिक डिलीवरी के रूट से दे, चाहे वो किसी से एक्नॉलेजमेंट करवा दे, गुड्स की डिलीवरी मान ली जाएगी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर पार्ट डिलीवरी पूरा गुड्स देने के लिए दी गई है तो माना क्या जाएगा? डिलीवरी ऑफ पार्ट अमाउंट्स टू डिलीवरी ऑफ होल। सेलर ने 100 kg गुड्स आपको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आप एक टैक्सी लेके पहुंचे, उसमें 40 kg आए, आपने कहा सर टैक्सी वापस लेके आ रहा हूं, तो सेलर ने 40 kg दिया आउट ऑफ 100, पर माना जाएगा पूरे 100 दे दिए। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, गुड्स किसको चाहिए? बायर को, तो बायर सेलर से कहेगा सर गुड्स तो दे दो। प्लेस फॉर डिलीवरी, देखो प्लेस फॉर डिलीवरी नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है वो माना जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिसाइड नहीं हुआ और गुड्स कौन से हैं? एग्जिस्टिंग, तो डिलीवरी कहां से होगी? जहां पर गुड्स थे एट द टाइम ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, मतलब सेलर की शॉप से डिलीवरी हो जाएगी। और अगर गुड्स एग्जिस्टिंग नहीं है, फ्यूचर गुड्स है, तो डिलीवरी कहां से होगी? जहां पर गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, मतलब सेलर की फैक्ट्री से। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। टाइम ऑफ डिलीवरी, जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है, सेलर को गुड्स बायर को भेज देने चाहिए, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी दे देनी चाहिए। गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन में, ये सेम एज टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, तो जैसे ही थर्ड पार्टी किससे एक्नॉलेजमेंट करेगी, बायर से, उसी समय गुड्स की डिलीवरी सेलर से बायर को मान ली जाएगी। टाइम फॉर टेंडर डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग, फिर डिलीवरी रीजनेबल आवर्स में होनी चाहिए, आधी रात को थोड़ी नहीं करोगे। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना, मतलब पैकिंग और सब कुछ करना, ये सेलर का खर्चा है। उसके बाद जो खर्चे हैं ट्रांजिट एक्सपेंसेस और नॉर्मली बायर के होते हैं। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेलर ने बायर को कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ 1000 kg राइस एट द रेट 100 पर kg, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। सेलर ने बायर को लेस क्वांटिटी दे दी, तो मतलब लेस देन 1000, बायर लेने से मना कर देगा या ले सकता है और बाकी की डिमांड कर लेगा। सेलर ने लार्जर क्वांटिटी दे दी, मतलब 1000 से ज्यादा, बायर फिर डिलीवरी लेने से मना कर सकता है क्योंकि रॉन्ग क्वांटिटी है। बायर पूरी क्वांटिटी एक्सेप्ट कर सकता है और पेमेंट 100 के अकॉर्डिंग कर देगा। बायर 1000 रख लेगा और बाकी सेलर को कहेगा ले जा भाई। सेलर ने मिक्स क्वांटिटी दे दी, तो इसने डिलीवर्स गुड्स कर दिया मिक्स वाले, ठीक है। तो अगर मिक्सिंग अलग हो सकती है तो बायर जो कॉन्ट्रैक्टेड था वो रख लेगा और बाकी रिटर्न कर देगा। बायर का मूड हुआ तो पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, बायर का मूड हुआ तो पूरा रिटर्न कर देगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, नॉर्मली बायर गुड्स की इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए बाउंड नहीं होता, पर ये डिपेंड करेगा दोनों पार्टीज के ऊपर। डिलीवरी टू कैरियर, किसी ट्रक वाले और को देना, मतलब डिलीवरी टू बायर, तो ट्रांजिट रिस्क किसकी है? बायर की। डेटीरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, गुड्स को अगर ट्रांजिट में कोई नुकसान हो गया, डेटीरियोरेशन लॉस या हार्म के लिए आता है, तो रिस्क बायर की है।
बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, अगर उसने पहले से एग्जामिन नहीं किया तो एक बार डिलीवरी लेने से पहले चेक तो कर लेगा जैसा डिस्क्रिप्शन की बात हुई थी वैसा गुड्स है या नहीं। रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ये वो सेम अभी अपन ने देखा था, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस वही वाला है। वो एक्सेप्टेंस दे देता है, टाइम से ज्यादा रोक लेता है, या फिर वो कुछ ऐसा कंडक्ट करता है जो सेलर के टाइटल के अगेंस्ट में हो। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, इसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। बायर को अगर गलत गुड्स भेजे गए, बायर सेलर को फोन करके कह देगा सर मैं ये गुड्स नहीं लूंगा, ले जाओ। खुद बायर जाकर सेलर को रिटर्न करने के लिए लायबल नहीं है। लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेलर बायर को गुड्स देने के लिए रेडी है, लेकिन बायर कहते हैं इसमें क्या कर रहा है, गुड्स की डिलीवरी नहीं उठा रहा। अब गुड्स को कुछ भी लॉस हुआ वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर गुड्स की केयर नहीं करेगा, उसे गुड्स की केयर करनी चाहिए। बदले में जो खर्चे लगते हैं कस्टडी और के, वो किससे क्लेम कर लेगा, बायर से। अब अपन आ गए अपनी लास्ट यूनिट, अनपेड सेलर। देखो नाम में आंसर गिवन है। सेलर जब गुड्स सेल करता है तो बदले में क्या मिलती है, प्राइस। मतलब ये सेलर है, ये बायर, ये इसको सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, इसको क्या देनी है, प्राइस। प्राइस मिल गई तो ये पेड सेलर है, और अगर इस बेचारे को ये प्राइस नहीं दी गई तो ये कौन सा सेलर बन गया, अनपेड। या आपने प्राइस पेमेंट के नाम पर कंडीशनल कोई बिल, कोई चेक दे दिया, पर जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई वो बेचारे बाउंस हो गए और पेमेंट नहीं हुई, तो फिर वो सेलर क्या बन जाएगा, अनपेड। 1 रुपया भी प्राइस का पे नहीं हुआ तो सेलर क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, देखो 3 राइट है गुड्स के अगेंस्ट में, लियन, स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, एंड रीसेल। लियन को लीन भी बोल सकते हो, मुझे प्रोनाउंसिएशन वाला कहते हैं इसमें जो स्पेलिंग भी प्रोनाउंसिएट करे वो प्रोनाउंसिएशन पसंद है और ये रिकॉग्नाइज है। लायन मत करना, वो भी मिलेगा, फिर LION क्या करेगा। तो लियन का मतलब है रिटेन गुड्स। आप सेलर हो, मैं बायर हूं, आपने मुझे गुड्स सेल किया, मैंने पेमेंट नहीं की, जो भी ड्यू डेट थी, क्या मुझे गुड्स दोगे, नहीं। तो आप गुड्स अपने पास क्या कर लोगे, रिटेन कर लोगे। तो आपने क्या एक्सरसाइज कर लिया, गुड्स पे लियन कहते हैं इसमें, एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। अब लियन के लिए 3 कंडीशंस है। गुड्स को आपने क्रेडिट पे सेल नहीं किया। क्रेडिट का मतलब ये नहीं 2-4 साल वाला क्रेडिट, क्रेडिट 2-3 दिन का होता है, वो एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर क्रेडिट पे सेल किया तो क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो गया, या फिर बायर क्या बन गया, इंसॉल्वेंट। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो सेलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है, पर कौन सा सेलर, अनपेड। अगर मान लो कहते हैं इसमें गुड्स किसके पास है, एजेंट या बेली के कहते हैं इसमें फॉर बायर के पास, मतलब बायर के पास नहीं है, हमने गुड्स किसी ट्रक और वाले को कहते हैं इस पे दे रखे और बायर तक कभी नहीं पहुंचे, तो सेलर उनको फिर बीच में रुकवा लेगा अगर बायर इंस्टॉलमेंट होगा, वो अपन आगे देखेंगे। पार्ट डिलीवरी, अगर थोड़ा गुड्स दे दिया गया और बाकी नहीं, तो लियन रिमाइंडर गुड्स पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। मतलब 1000 kg गुड्स था, 100 kg बायर ले गया, पेमेंट नहीं आई, 900 kg के ऊपर आप लियन एक्सरसाइज कर लो। टर्मिनेशन ऑफ लियन, ये काम का पोर्शन होता है एग्जाम में। सेलर जैसे गुड्स कैरियर या बेली को देता है तो डिलीवरी टू कैरियर अमाउंट्स टू डिलीवरी टू बायर। बस एक एक्सेप्शन होता है, अगर सेलर गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को अपने पास रोक ले तो फिर चाहे कैरियर को दे, बायर को दे, कोई दिक्कत नहीं, लियन एक्सरसाइज हो सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया। लियन कब तक है, जब तक गुड्स सेलर के पास है। जैसे गुड्स सेलर से अलग हुआ लियन खत्म, चाहे वो कैरियर या बेली को दे, चाहे बायर खुद लेके आ जाए, या सेलर साधु माता बनकर लियन को वेव कर देता है। बाय एस्टॉपल, सेलर ने गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिए तो सेलर का कंडक्ट क्या शो कर रहा है, लियन खत्म, वरना नहीं देना चाहिए था। सेलर के पास एक बंदा आया कि सर आपका गुड्स पे कोई लियन और है क्या, वैसे तो सेलर का लियन था, सेलर ने कहा नहीं नहीं नहीं, उस बंदे ने बायर से गुड्स खरीद लिए, तो क्या बाद में सेलर ये बोल सकता है गुड्स पर मेरा लियन है, नहीं।
जब वो पूछने आया था, कंफर्म करने आया था, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि लियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा? अगर आपने एक बार बोल दिया लियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप बाद में लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर मान लो कहते हैं इसमें सेलर ने बायर के अगेंस्ट में केस फाइल किया और केस जीत गया और डिक्री फॉर प्राइस सेलर के फेवर में, डिक्री का मतलब डिसीजन ऑफ कोर्ट, अभी केवल डिक्री फॉर प्राइस आई है, पेमेंट थोड़ी ना आई है, तो आज भी लियन कंटिन्यू माना जाएगा। ये लियन। राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, एक सिचुएशन को कहते हैं इसमें एज्यूम करो, आप सेलर हो जयपुर के, बायर है मुंबई का, आपने 1000 केजी के डायमंड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बायर से किया, अभी तक बायर ने पेमेंट नहीं की, आपने डायमंड वाला ट्रक जयपुर से मुंबई रवाना कर दिया, बीच में आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि सर बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अब आपको डर लगेगा 1000 करोड़ के गुड्स, तो आपने क्या किया कहते हैं इसमें, गुड्स को ट्रांजिट में स्टॉप करने की कोशिश की। तो अगर गुड्स ट्रांजिट में हो गए नहीं तो उसको रोकोगे कैसे? तो पहली बात, सेलर अनपेड होना चाहिए। गुड्स कहां पर होना चाहिए? ट्रांजिट में। गुड्स ट्रांजिट में कब होगा? जब सेलर के साइड से गुड्स कहते हैं इसमें अलग हो जाएगा, ये लिखा ना, ही सेलर मस्ट पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, क्योंकि सेलर के पास गुड्स रहेगा तो ट्रांजिट कैसे चालू होगा? फिर तो लियन है। तो गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए। बायर क्या हो जाना चाहिए? इंसॉल्वेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, जब तक गुड्स बायर या उसके एजेंट के पास नहीं आएगा तब तक वो किस में माना जाता है? ट्रांजिट में। ट्रांजिट कब एंड हो जाएगा? उल्टा कर दो, गुड्स बायर ने ले लिया, चाहे ऑन डेस्टिनेशन चाहे बिफोर डेस्टिनेशन, या ट्रक वाले ने, कैरियर या बेली ने बायर से एक्नॉलेजमेंट कर दिया सर आपकी गुड्स लाया हूं, फिर ट्रांजिट खत्म। ट्रक वाले ने रॉन्गफुली बायर को गुड्स देने से मना कर दिया जबकि बायर डिमांड कर रहा था, फिर ट्रांजिट खत्म, रॉन्गफुली। हाँ, ट्रक वाले के पास सेलर का फोन आता कि भाई गड्डी घुमा ला, अब बायर कह रहा है मुझे गुड्स दे दो, नहीं, तो कहते हैं इसमें ट्रांजिट खत्म नहीं होता। अगर गुड्स आपने बायर वाले शिप को दे दिए तो भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुड्स अब कहते हैं इसमें ट्रांजिट में थोड़ी ना, वो तो बायर के पास चले गए। हाउ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट इज इफेक्टेड, देखो अनपेड सेलर के पास फोन है, उसने ट्रक वाले को कहा गड्डी घुमा ला, तो जैसे ही अनपेड सेलर अपना क्लेम का नोटिस किसको देता है? कैरियर और बेली को, तो अब गुड्स सेलर की पोजीशन में आ गए। या फिर मान लो कैरियर या बेली को फोन नहीं लग रहा, गुड्स अभी भी 1000 करोड़ के हैं, आपके पास फरारी थी, आप लेकिन फरार हो गए और गुड्स को बीच में रोक लिया, तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है? गुड्स का एक्चुअल पोजीशन भी ले सकता है। बस इसमें इतना ध्यान रखो, लाने ले जाने के जो खर्चे हैं वो किसके लगेंगे? सेलर के लगेंगे, पर कम से कम प्राइस तो बच गई ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? लियन का एसेंस क्या है? रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स अपने पास है, रोक कर रखो। स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट का एसेंस क्या है? जो पोजीशन आपसे अलग हो गया था, एक तरह से लॉस्ट हो गया था, लियन खत्म हो गया था, उसको वापस रीगेन करो, रीगेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक है। लियन कब खत्म होगा? जब सेलर गुड्स अपने से अलग कर देगा, तो लियन खत्म हुआ और क्या बिगिन हो गया? ट्रांजिट। भाई सेलर ने गुड्स ट्रक वाले को दे दिए तो लियन खत्म, क्या स्टार्ट हो गया? ट्रांजिट स्टार्ट हो गया। ट्रांजिट कहते हैं इसमें सेलर ने एक्सरसाइज कर लिया तो ट्रांजिट खत्म और वापस क्या चालू हो जाएगा? लियन। लियन के लिए 3 में से एक कंडीशन है, गुड्स को क्रेडिट पे सेल नहीं किया हो, क्रेडिट पे सेल किया तो उसकी टर्म खत्म हो गई है, बायर इंसॉल्वेंट। स्टॉपेज गुड ट्रांजिट की एक ही कंडीशन है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेस बाय बायर। बायर नालायक है, उसने पेमेंट किसको नहीं की? सेलर को नहीं की। सेलर ने गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। अब बायर ने क्या किया? ओनरशिप का नाम लेके गुड्स किसी और को बेच दिया। अगर सेलर का गुड्स पर लियन है तो इसका मतलब गुड्स का पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास। और अगर मान लो गुड्स का पोजीशन सेलर के पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेलर के पास होंगे। तो जो नया बायर है वो कौन से बेसिस पे पुराने बायर से गुड्स खरीद रहा है? नए बायर को 2 में से एक चीज चेक करनी है, या तो फिजिकल गुड्स या गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दोनों ही पुराने बायर के पास नहीं है तो सब्सिक्वेंट सेल प्लेस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पुराना बायर अपने से बेटर राइट नए बायर को पास ऑन नहीं कर सकता। आप सोचो, आप सेलर हो, मैं बायर हूं, आपने गुड्स पे लियन एक्सरसाइज कर रखा है, तो गुड्स पे राइट किसका है? सेलर का, आपका। मैं उसको सब्सिक्वेंटली किसी को बेच भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी?
अगर कहते हैं इसमें बायर, पुराना वाला बायर मुझसे मतलब सेलर से पूछ के गुड्स किसी को बेच दे, तब तो दिक्कत नहीं है। या सेलर बेवकूफ है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको डिलीवर कर देता है, पुराने वाले बायर को, और पुराना वाला बायर अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बिया पर गुड्स किसको सेल कर देता है, नए वाले को। तो इसका मतलब अब नया वाला बायर इनोसेंट माना जाएगा। इस वाले पोर्शन को वापस सुनना, ज्यादा समझ में आएगा। राइट ऑफ रीसेल, देखो सेलर चाहे लियन एक्सरसाइज कर ले, चाहे स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स उसके पास आ जाएंगे, क्या प्राइस आएगी, नहीं। प्राइस कब आएगी, जब वो गुड्स को फिर से रीसेल करेगा। अब रीसेल में एक चीज ध्यान रखना, ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास। तो सेलर को रीसेल का नोटिस किसको देना चाहिए, बायर को। अगर गुड्स पेरिसेबल है, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर सेलर ने पहले से ही कहते हैं इसमें ये राइट रीसेल का एक्सप्रेसली रिजर्व करा था कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम, सर अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की तो मैं तो सीधा गुड्स बेच दूंगा किसी और को, बायर ने कहा ठीक है। तो पेरिसेबल गुड्स और पहले से राइट रीसेल का रिजर्व कर रखा है, तब सेलर कहते हैं इसमें रीसेल का नोटिस किसको देने के लिए लायबल नहीं है, बायर को। अदरवाइज रीसेल का नोटिस देना चाहिए, क्योंकि अगर रीसेल का नोटिस दे दिया और रीसेल अंडर वैल्यूड सेल हुई तो लॉस सेलर किससे क्लेम कर लेगा, बायर से। ओवर वैल्यूड सेल हो गई तो सेलर वो कहते हैं इसमें पैसा किसको नहीं लौटाएगा, बायर को नहीं। पर अगर नोटिस नहीं दिया तो ये गलती सेलर की है, तो अंडर वैल्यूड का पैसा रिकवर नहीं कर सकता सेलर बायर से, और ओवर वैल्यूड का पैसा अपने पास रोक नहीं सकता, वो पैसा वापस बायर को लौटाना होगा ओनरशिप की वजह से। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया है, बायर ने। सेलर को क्या चाहिए, प्राइस। देखो मैं शूट फॉर प्राइस में प्रिफर तो ये पॉइंट करता हूं, इसके मैं थोड़ा फेवर में नहीं हूं। तो आप क्या समझो, सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए, ओनरशिप बायर को दे दी, बायर ने गुड्स रख ली पर पैसा नहीं दे रहा, तो सेलर बायर के अगेंस्ट में क्या करेगा, शूट फॉर प्राइस फाइल कर देगा। सेकंड, शूट फॉर डैमेजेस, सेलर ने बायर से कहा गुड्स ले लो, बायर ने रॉन्गफुली लेने से मना कर दिया, सेलर ने गुड्स रीसेल किए, रीसेल नुकसान में हो गया, तो जो डिफरेंस है, जो पैसा बायर से लेना था और जो रीसेल में मार्केट से मिला और वो नुकसान वाला है, तो सेलर किससे क्लेम करेगा, बायर से। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी समझाऊंगा। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये भी वहां समझाऊंगा, बस अभी ध्यान रखो। जो ड्यू डेट थी डिलीवरी और देने की, उससे पहले बायर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो बिफोर ड्यू डेट जो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है उसको एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। तो अब सेलर उसके बेसिस पर बायर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। शूट फॉर इंटरेस्ट, पैसा है तो ब्याज लगेगा। सेलर ने शुरुआत में बता रखा था कि सर डिले होगा तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा, और शुरुआत में डिसाइड नहीं हुआ तो जिस दिन सेलर बायर को इंटीमेट करता है इंटरेस्ट दूंगा, उस दिन से इंटरेस्ट ले लेगा। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर, उल्टा कर दो, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कौन कर रहा है, सेलर। ठीक है, तो सेलर गुड्स दे नहीं रहा, बायर ने मार्केट से उठाया और महंगा गुड्स मिला, तो जो डिफरेंस है नुकसान का, उसके डैमेजेस बायर किससे क्लेम कर लेगा, सेलर से। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखो, एंटिक गुड्स हो, यूनिक गुड्स या डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होते, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। सेलर बायर को कह रहा है गुड्स नहीं दूंगा, नुकसान ले ले, बायर कह रहा है मुझे तो गुड्स ही कहते हैं इसमें चाहिए, तो बायर किसकी डिमांड कर रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो वो एंटिक गुड्स है, डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती है, तब कोर्ट रेमेडी दिलवा सकता है। शूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी ब्रीच होती है तो हम केवल डैमेजेस की डिमांड कर सकते हैं। डैमेजेस कैसे क्लेम करेंगे, जैसे प्राइस पे करनी थी, नुकसान प्राइस से कम हुआ तो आप प्राइस को कम कर दो, नुकसान प्राइस के बराबर हुआ तो कुछ भी देने से मना कर दो, नुकसान प्राइस से ज्यादा हो गया, उल्टा अब बायर सेलर से क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा। तो देखो, डिमिन्यूशन कम करवाना, एक्सटेंशन पूरा देने से मना कर देना, डैमेजेस जब नुकसान ज्यादा हो गया प्राइस से भी तो डैमेजेस मांग लो।
रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब किसने कर दिया? सेलर ने ड्यू डेट से पहले। तो हम देखेंगे बायर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है और बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके डैमेजेस की डिमांड कर सकता है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कराऊंगा। शूट फॉर इंटरेस्ट बायर सेलर से मांग सकता है अगर उसने एडवांस पेमेंट कर रखी है। ऑक्शन सेल, देखो ऑक्शन सेल एक पब्लिक सेल है, अनकंडीशनल सेल है। ऑक्शनियर नॉर्मली एजेंट होता है ओनर का, लेकिन अगर वो खुद के गुड सेल करे तो वो एजेंट क्यों होगा? वो तो एक तरह से प्रिंसिपल हो जाएगा। तो रूल्स क्या है? अगर गुड्स लॉट्स में डिवाइड है, मान लो ऑक्शन सेल में एक ही टेबल पर 5 गुड्स रखे हुए हैं, तो एक साथ सबकी बिड नहीं होगी, सेपरेट बिड, क्योंकि ईच लॉट क्या माना जाएगा? सेपरेट सब्जेक्ट मैटर। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होगी? जब ऑक्शनियर अनाउंस करता है सर कंप्लीट। अनाउंस कैसे करेगा? या तो फॉल ऑफ हैमर, और हैमर नहीं मिला तो कोई और कस्टमरी मैनर। राइट टू बिड में बी रिजर्व, ये इससे जोड़ूंगा। रिजर्व प्राइस अगर रखी गई है सेलर लॉस से बचाने के लिए, रिजर्व प्राइस, मिनिमम प्राइस या अपसेट प्राइस, तो फर्स्ट बिड उस रिजर्व प्राइस से स्टार्ट होगी। प्रीटेंडेड बिडिंग, आर्टिफिशियल बिडिंग, सेलर ने ऑक्शन सेल में बिड लगाने के राइट को एक्सप्रेसली रिजर्व कर रखा है, तो वो खुद जाके बिड लगा सकता है या ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को और अपॉइंट कर सकता है। पर वो एक से ज्यादा बंदे अपॉइंट कर रहा है तो मतलब वो आर्टिफिशियल बिड या प्रीटेंडेड बिड लगा रहा है बायर को बेवकूफ बनाने के लिए। When the sale is not notified by seller to make bid, ये इसी से जुड़ा हुआ है। मतलब सेलर ने ऑक्शन सेल में बिड लगाने के राइट को रिजर्व नहीं किया तो उसे बिड नहीं लगानी चाहिए। लगाएगा तो फिर ये कहते हैं इसमें ऑक्शन सेल बायर के ऑप्शन पे क्या बन जाएगी? वॉइडेबल। लास्ट थिंग लेते हैं, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद और परफॉर्मेंस से पहले, मतलब डिलीवरी और होने से पहले, गवर्नमेंट ने टैक्स को या तो इंक्रीज कर दिया है डिक्रीज। अब बायर को जो प्राइस पे करनी है उस इंक्रीज टैक्स या डिक्रीज टैक्स के बिया पे, अगर टैक्स बढ़ गया तो बायर का नुकसान होगा और टैक्स कम हो गया तो बायर का फायदा हो जाएगा। वो सेलर से कहेगा सर टैक्स कम हो गया, कम करो। तो ये आपका देखो कौन सा एक्ट कहते हैं, इसमें खत्म हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बड़ा एक्ट है, आप चाहो तो फिर से इसकी देख लेना, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल रूटीन है, आपका नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।